नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिक्षा संगम 24 पर। दोस्तों हम बात कर रहे थे भारतीय राजव्यवस्था की, और राजव्यवस्था के इस क्रम में हम पहुंच चुके हैं अटॉर्नी जनरल को पार करके पार्लियामेंट्री सिस्टम पर। और आज हम पढ़ेंगे भारत की संसदीय प्रणाली के बारे में। भारत की संसद क्या है, तो उसके कितने सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसके सदस्य का निर्वाचन कैसे होता है, क्या क्या योग्यता है, क्या क्या कार्यकाल है, तो उन सब बातों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइएगा जरा दोस्तों देखते हैं, आज हमारा लेक्चर है 22 और इस क्रम में हम पढ़ने वाले हैं आज पार्लियामेंट संसद के बारे में। तो दोस्तों संसद के कितने भाग होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे सबसे पहले पूछा जाता है। तो आप लोगों के मन में आता है कि संसद के दो भाग होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, लेकिन आप हो जाते हैं फेल, असफल। क्यों? क्योंकि आपने जवाब दे दिया गलत। अगर आपसे वो पूछता है कि संसद के पार्ट कितने होते हैं, भाग कितने होते हैं, तो दोस्तों संसद के भाग होते हैं 3, और तीसरे नंबर पे सबसे पहला आता है प्रेसिडेंट, और उसके बाद लोकसभा और फिर राज्यसभा आते हैं दोस्तों। तो हमारी इंडियन पार्लियामेंट के कितने पार्ट हैं, तो भाई साहब 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? प्रेसिडेंट है, लोकसभा है एंड राज्यसभा है। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये हमारी पार्लियामेंट के, हमारी संसद के ये दोस्तों 3 भाग हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं उस जवाब के ऊपर जो आपने दिया था। आप लोगों के मन में आया था कि 2 आंसर है, तो 2 है क्या दोस्तों, उसके बारे में देख लेते हैं। एक्चुअली अगर वो आपसे पूछता है कि संसद के भाग कितने हैं या फिर संसद के अंग कितने हैं, तो आपको बताना है 3। लेकिन अगर वो आपसे पूछ ले कि संसद के हाउस कितने हैं, संसद के सदन कितने हैं, तो दोस्तों तब आपको बताना है 2। और वो 2 हाउसेस कौन कौन हैं, 2 सदन कौन कौन से हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा। तो यहां से आपको मेरे भाई याद रखना है कि जो हमारी पार्लियामेंट है भाग 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। और इसके जो सदन है, हाउसेज है, वो कितने होते हैं दोस्तों? वो 2 होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आगे। एक चीज आप देखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 79 और 80 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 81 यहां से क्वेश्चन लगातार आपका बनता जाता है। तो आर्टिकल 79 कहता है दोस्तों, देयर विल बी अ पार्लियामेंट फॉर यूनियन कंसिस्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। अर्थात संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें एक राष्ट्रपति व 2 सदन होंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। देयर विल बी ए पार्लियामेंट फॉर यूनियन कंसिस्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज। संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति के साथ 2 सदन होंगे। तो ऐसा हमारे आज भारतीय सिस्टम में देखा जा रहा है, वर्तमान स्थिति में देखा जा रहा है कि प्रेसिडेंट साहब भी है और लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। लोकसभा और राज्यसभा का मतलब क्या है? ये 2 सदन है दोस्तों, ये 2 हाउसेज है। तो आइएगा जानते हैं आगे। तो यहां से प्रेसिडेंट के बारे में हम बहुत सारी बातें पहले कर चुके हैं दोस्तों। अभी हमारे पास में जो टॉपिक है वो कौन सा है? लोकसभा का और राज्यसभा का। राज्यसभा के लिए राज्यसभा का जो वर्णन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों आर्टिकल 80 के अंतर्गत आता है। और इसी क्रम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा को किसके अंतर्गत रखा गया है, तो दोस्तों लोकसभा को रखा गया है आर्टिकल 81 के अंतर्गत रखा गया है। तो अब यहां से दोस्तों हमें क्या पढ़ना है? हमें लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जानकारी लेनी है दोस्तों। ये चीज आपको याद रखना है कि राज्यसभा के लिए आर्टिकल 80 और लोकसभा के लिए आर्टिकल 81 का जिक्र किया जाता है, इनमें इनको मेंशन किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले उठाते हैं आर्टिकल 81 के बारे में हम चर्चा करेंगे। आर्टिकल 81 अनुच्छेद 81 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 81 में वर्णित है दोस्तों लोकसभा। तो आइए जानते हैं लोकसभा क्या है। क्या जानते हैं दोस्तों? हम जानेंगे कि लोकसभा क्या है। तो आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लोकसभा को और कुछ और नामों से भी जाना जाता है। कुछ और नाम किस प्रकार से दिए गए हैं, तो देखिएगा जरा। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि लोकसभा जो है
लोकसभा जो है दोस्तों वो जनता द्वारा चुना जाता है, ये पब्लिक वोट से यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, सांसद बनकर वहां पर जाते हैं। तो जब जनता द्वारा इस सदन में उपस्थित मंत्रियों का निर्वाचन किया जाएगा तो दोस्तों क्या इस हाउस को हम लोग जनता का सदन कह सकते हैं, हाउस ऑफ पीपल कह सकते हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हाउस ऑफ पीपल कौन है या फिर जनता का सदन किसे कहते हैं? तो जनता जिस सदन में वोट देकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनती है, एमपीज को चुनती है, वही क्या है दोस्तों हमारा, वही है हाउस ऑफ पीपल्स। ये आपको याद रखना है दोस्तों, इसको हम क्या कहेंगे, जनता का सदन कहेंगे। जनता ने खुद अपनी मर्जी से चुना होगा और जनता अपनी मर्जी से उस व्यक्ति को चुनेगी जो उसे प्रिय होगा, वो उसे पसंद होगा, उसके काम, उसके कार्य, ठीक है, उसकी नीतियां जब यहाँ पर इसको पसंद होगी तो जनता तभी उसको चुनेगी। इसलिए इस लोकसभा को दोस्तों पॉपुलर हाउस कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है। आपको बताया अभी, क्योंकि ये सदन कौन सा है, जनता का सदन है दोस्तों। जनता खुद वोट देकर यहाँ के मेंबर्स को चुनती है, उसके बाद में इसको हम क्या कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं और पॉपुलर हाउस इंग्लिश में कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों क्या है, इसको हम टेम्पररी हाउस कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं। अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इन मेंबर्स का जो निर्वाचन होता है वो अगले 5 वर्षों के लिए होता है। इनका टेन्योर जो होता है वो 5 साल का होता है। 5 साल बाद अगर इनको रहना है तो दोबारा से इलेक्शन में खड़ा होना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा और जीतने के बाद में फिर से इनको क्या बना दिया जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया जाएगा दोस्तों। लेकिन कितने वर्षों तक रहेगा, 5 वर्षों तक रहेगा। एक बार जीतने के बाद में हमेशा पूरी उम्र नहीं रहेगा, इसलिए कहा जाता है वो अस्थायी सदन है। क्योंकि यहाँ पर बैठने वाले जो मेंबर्स है दोस्तों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का जो टेन्योर है, कार्यकाल है दोस्तों, वो कितना है, 5 इयर्स है ओनली। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ये कैसा सदन है, स्थायी सदन है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसको हम लोअर हाउस कहते हैं, इसको हम निम्न हाउस कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर लोकसभा को निम्न सदन क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, हम पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर में राज्यसभा के बारे में, और राज्यसभा के बारे में हम बहुत सारी जानकारी लेंगे। उसमें से एक महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं आपसे। राज्यसभा के जो सदस्य होंगे दोस्तों, उनका निर्वाचन जनता नहीं करेगी, उनका निर्वाचन जनता नहीं करेगी। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है वो उनको वोट करेंगे, जिसके लिए होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव। तो दोस्तों राज्यसभा के लिए जब अप्रत्यक्ष चुनाव होता है तो वहां पर हमारी प्रत्यक्षता का कोई प्रमाण नहीं रह जाता। तो दोस्तों बात यह है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में जो व्यक्ति होंगे वो वरिष्ठ व्यक्ति होंगे, वो बहुत बढ़िया व्यक्ति होंगे, जिनको बिना निर्वाचित किए, बिना जनता के चुने ही उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है। तो उनको आप हल्के में नहीं ले सकते। तो जो राज्यसभा है उसको अपर हाउस कहा जाता है, और जो लोकसभा है इनको हम लोग निम्न सदन कहते हैं, इसको लोअर हाउस कहा जाता है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट यहां से आप लोग नोट कर लेना। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रथम सदन कौन सा है, फर्स्ट हाउस कौन सा है, तो भाई साहब लोकसभा इज द फर्स्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आपसे पूछा जाएगा कि संसद का प्रथम सदन कौन है, तो संसद का प्रथम सदन है दोस्तों ये लोकसभा। और अब यहां से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसकी योग्यता और कार्यकाल के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इलेक्शन वगैरह के बारे में। तो आइए दोस्तों देखते हैं लोकसभा के आगे के बारे में। दोस्तों हम बात कर रहे थे लोकसभा के बारे में, और लोकसभा में हम अभी बात करने वाले हैं नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सदस्यों के बारे में। दोस्तों लोकसभा के सदस्यों के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें सामने आती है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो आज इन डिटेल, आज तक उसमें कितना भी चीजें हुई हैं, कितना भी छेड़छाड़ हुआ है इसके मेंबर्स की संख्या के साथ में, आज सभी को हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों।
तो आइएगा दोस्तों, जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ वो डेट पता होगी 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 में हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ। और यहाँ पर एक चीज को डिसाइड किया गया, एक चीज का निश्चय किया गया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने होंगे दोस्तों, यहाँ पर होंगे 500 मेंबर होंगे, 500 मेंबर्स होंगे। तो जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय या तो ये कह सकते हैं कि 500 सदस्य थे, या फिर ये कह सकते हैं कि ये डिसीजन लिया गया कि 500 सदस्य होंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद में क्या हुआ, थोड़ा सा दिक्कत होने लगी। जैसे ही इंदिरा गांधी की सरकार आती है तो यहाँ पर क्या हुआ, 31वां संविधान संशोधन होता है 1974 में। 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार में। उस समय डिसाइड किया गया दोस्तों कि मेंबर्स की संख्या कितनी होगी, 545 होगी, 545 होगी दोस्तों। ये आपको याद रखना है मेरे भाई कि 31वां संविधान संशोधन हुआ था, 31वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों। और ये कब हुआ था, तो 1974 में हुआ था दोस्तों। उस समय सरकार किसकी थी दोस्तों, तो उस समय सरकार थी इंदिरा गांधी की। और कितने मेंबर्स आए, तो 545 मेंबर्स किए गए दोस्तों। उसके बाद में एक 42वां संविधान संशोधन होता है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था दोस्तों, इसमें एक चीज को डिसाइड किया गया कि 545 मेंबर को फिक्स कर दिया। कब तक, 2002 तक, कि 2002 तक अब क्या होगा दोस्तों, 2002 तक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स रहेंगे, जो उनकी संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी, 545 रहेगी दोस्तों। और ये फिक्स कर दिया कब तक, 2002 तक फिक्स कर दिया। लेकिन उसी बीच में एक दिक्कत आई दोस्तों, गोवा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1987 में, क्योंकि गोवा का तो विलय हो चुका था भारत में पहले। तो दोस्तों गोवा रीऑर्गेनाइजेशन, गोवा पुनर्गठन अधिनियम, हिंदी वाले लिख लेना, यहाँ पे गालियां दे रहे होंगे मुझे, गोवा पुनर्गठन अधिनियम, गोवा पुनर्गठन अधिनियम आया था कब, 1987 में। तो यहाँ पर एक बड़ा चिंता का विषय बन गया कि भाई साहब अब क्या करें। हमने तो कहा था कि 2002 तक कितने मेंबर रहेंगे, 545 मेंबर्स रहेंगे, इनमें कमी या फिर वृद्धि नहीं करेंगे। लेकिन जब एक राज्य पूरा बन के तैयार हुआ, गोवा पुनर्गठन अधिनियम 1947 में आ गया, तो दोस्तों अब क्या चाह रहा था, तो अब कुछ भी नहीं था इनके पास में। अब इनको क्या करना था दोस्तों, इनको नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बढ़ाने थे, लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ानी थी। और वो कितने कर दी दोस्तों, उनकी संख्या कर दी 552। और ये आपको याद रखना है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी, तो दोस्तों 1987 में एक एक्ट आया था, गोवा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, गोवा पुनर्गठन अधिनियम आया था 1947 में, जिसमें डिसाइड किया गया कि अब 552 मेंबर्स की संख्या रहेगी दोस्तों। लेकिन इसमें फिर से एक दिक्कत आई, यहाँ पर एक 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में किया गया दोस्तों। 84वां संविधान संशोधन 2002 में कराया गया। और यहाँ पर इसमें क्या किया गया, इसमें दोस्तों 552 सदस्यों को निर्धारित कर दिया। कब तक, 2026 तक, कि आने वाले 2026 तक, अभी क्या चल रहा है 21, ठीक है, तो 2026 तक लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितने रहने वाली है दोस्तों, तो 552 रहने वाली है दोस्तों, 552 रहने वाली है। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ से आगे निर्वाचन की, इलेक्शन की, कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। एक बहुत अच्छी और नई बात आज आपको पता चलने वाली है।
सभी लोग मेरी तरफ ध्यान केंद्रित कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो जो लोग यहाँ पर बैठकर पढ़ रहे हैं वो भी एक बार देखिएगा दोस्तों ध्यान से। अभी क्या है दोस्तों, निर्वाचन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो लोकसभा के सदस्यों का जो इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, निर्वाचन होता है दोस्तों, वो होता है प्रत्यक्ष चुनाव होता है दोस्तों। प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है मेरे भाई, प्रत्यक्ष चुनाव में जनता खुद वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनती है। तो जनता ने वोट किया और दोस्तों क्या चुना, सांसद चुना। लेकिन दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर एडल्ट वोटिंग होती है, वयस्क मताधिकार होता है। और वयस्क मतलब जवान, और जवान कब होता है, तो भाई साहब आज तो 16 साल के लौंडे जवान हो रहे। लेकिन बात ये है कि 1989 से पहले, 1989 से पहले उसी उम्र के लोगों को अडल्ट कहा जाता था, जिनकी उम्र कितनी होती थी दोस्तों, जिनकी एज होती थी 21। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए दोस्तों कि 1989 से पहले, 1989 से पहले जो एडल्ट एज थी दोस्तों वो क्या थी, तो एडल्ट एज हुआ करती थी दोस्तों 21 साल। उसके बाद में 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ दोस्तों 1989 में। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ दोस्तों कब, 1989 में। और इनकी एज फिक्स की गई दोस्तों 18 साल। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि शुरू से ही जो वयस्क होते हैं उनकी एज 18 साल है, तो ऐसा नहीं है। 1989 से पहले जो वयस्क जो एज होती थी, आयु होती थी दोस्तों, जो एडल्ट एज होती थी वो होती थी 21 वर्ष। लेकिन वर्तमान में कितनी है, 18 वर्ष। और ये कब चेंज किया गया, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा ये चेंज किया गया था दोस्तों। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ से एबिलिटी की, योग्यता की। तो दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए, तो सामान्य योग्यताएं हैं। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए दोस्तों, उसके बाद में 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, उसके बाद में किसी लाभ के पद पर सेवारत ना हो, यह आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे टेन्योर की, कार्यकाल की। तो नीचे की तरफ दिख रहा होगा दोस्तों आपको। तो टेन्योर की अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम यहां से कार्यकाल की बात करें, तो कार्यकाल के बारे में आर्टिकल 83B के बारे में डिस्कस किया गया है। और कार्यकाल इनका फिक्स किया गया है दोस्तों, कितना, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल रखा गया है। और अगर साथ ही बात किया जाए इनकी शपथ की, इनकी ओथ की, तो भाई साहब इनको शपथ कौन दिलाता है, तो इनको शपथ दिलाते हैं दोस्तों प्रेसिडेंट साहब। तो आपको याद रखना है कि लोकसभा के बारे में जितनी बातें आपको बताई है वो सब बेहद इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी भी आपसे यहां से क्वेश्चन किया जा सकता है। और अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ ही दिनों में पॉलिटिकल एंडिंग होने वाला है, भाग 6 तक ही पढ़ाऊंगा, उसके ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, समझ रहे बात को। तो अब तक के जितने लेक्चर हो चुके हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है, एक बार जाके देख लेना। और जिस दिन आपने ये पढ़ाया हुआ मटेरियल यहाँ से उठा के अपनी कॉपी के अंदर लिख लिया, दिमाग के अंदर सेट कर लिया, तो भाई साहब सिंगल क्वेश्चन पॉलिटी से बाहर नहीं जाने वाला। तो हमारे साथ में बने रहिए दोस्तों। अब से क्या है, आपका लगातार साइंस की वीडियो आने लगी है, उत्तराखंड की वीडियो लगातार चल रही है, सभी टीचर्स जान लगा के पढ़ा रहे हैं एकदम, ठीक है दोस्तों। तो बस आप लोग भी मेहनत करते जाइए, जितना हमसे हो पाएगा ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपका सिलेक्शन कराना, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं वर्तमान समय में स्थिति ये बन चुकी है कि भाई साहब सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। क्यों, बेरोजगारी इतनी हो गई भाई साहब, घर परिवार में 7-8 सदस्य हो रहे हैं, इनकम कितनी, 200 रुपए भी नहीं दिन में, तो खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, दवाई का खर्चा नहीं उठता। ये हालात हो गए मिडिल क्लास के और गरीब आदमियों के। और बड़े बड़े आदमी फेल हो गए सब, तो दिक्कत है दोस्तों। और इस समय में हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की थी अपनी 1 महीना पहले लगभग, कि हम लोग जितने भी हमारे साथी हैं, मित्र हैं, वो सभी लोग मिलकर इस रुड़की क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों के जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड है, जिनको सरकारी नौकरी की आवश्यकता है बहुत ही ज्यादा, और वो बच्चे पढ़ाई को लेकर बिल्कुल सीरियस है, तो उन लोगों के लिए हम अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जिसका नाम होगा शिक्षा संगम 24। और यहाँ पर हमने डिसीजन लिया और सारे के सारे लोग मिलकर आपके सामने नई नई बातों को लेकर आते हैं
और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाकर चीजों को आपको पढ़ाते हैं ताकि आपको भी पढ़ने में मजा आए। तो दोस्तों सिंगल कॉइन आपको नहीं खर्चना है, बस लाइक शेयर और कमेंट बढ़िया तरीके से करते रहना, ठीक है, और हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ में, नए लेक्चर में मिलेंगे, राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे जब, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।